आज थोड़ा और इसके बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? तो हमें पता है दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। ठीक है, अब फोर्स लगाने के लिए हमें पता है कुछ फोर्स हमने पढ़े थे कॉन्टैक्ट फोर्स हैं, कुछ फोर्स हमारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। ठीक है, जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं ये सब फील्ड थ्योरी पे काम करते हैं। सही है, यानी कि अपने आसपास एक ऐसा एरिया कवर करेंगे जहाँ तक ये फोर्स लगा सकते हैं। सेम काम इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है, यानी हम जो फोर्स देख रहे हैं अट्रैक्टिव या रिपल्सिव नेचर का, वो चार्ज अपने चारों तरफ अपना एक दायरा बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा जहाँ तक वो दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सके, उस पर फोर्स अप्लाई कर सके। इसी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज करो एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज यहाँ पे रखा, क्यू चार्ज मान लेते हैं, तो इसके चारों तरफ का एक ये क्षेत्र है जहाँ तक ये दूसरे चार्ज को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि इसमें अगर कोई चार्ज आया, इसको मैं कैपिटल क्यू मान लेता हूँ चार्ज को, इसमें दूसरा कोई चार्ज आया स्मॉल क्यू, तो ये या तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, या इसको रिपेल करेगा। ठीक है, ऐसा करने के लिए इसको कोई रीजन तो चाहिए, कोई मीडियम तो चाहिए। ठीक है, तो ये अपने चारों तरफ जो क्षेत्र बनाता है, जो एरिया ये कवर कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी फील्ड को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताता है, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो हमें ये बताएगी कि अगर इस पॉइंट पर हम चार्ज रखें तो ये जो चार्ज यहाँ कैपिटल क्यू रखा है ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहीं से इसकी एक डेफिनेशन बनती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। सही है, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बताएगा कि अगर मैंने यूनिट चार्ज यहाँ रखा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, वही उस पर्टिकुलर पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या बता रहा है, इट इज इक्वल टू द force applied on unit charge। तो E ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, E वेक्टर इज इक्वल टू हो गया F अपॉन Q। अब सवाल है कि F लगा कौन रहा है, तो F लगा रहा है ये कैपिटल Q। तो जो बड़ा चार्ज होगा इसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज। क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज, जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रहा है। और जिस पर फोर्स लग रहा है इसको हम बोलेंगे टेस्ट चार्ज। क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब अगर इस डेफिनेशन से हम निकालें तो हमें पता है दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमने कहा K, Q1 कितना है हमारा, Q कैपिटल, इंटू Q2 कितना है, स्मॉल q, अपॉन R स्क्वायर। जहां हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों के जो बीच की दूरी है ये है R। तो ये दोनों के बीच में क्या लगा, फोर्स। कौन सा फोर्स, कूलॉम फोर्स, या इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल देते हैं। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, सो द फोर्स वर्किंग बिटवीन देम मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव इन नेचर। इसको अगर हम यहाँ लगाएं तो E वेक्टर हो जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर अपॉन में स्मॉल q, यानी कि टेस्ट चार्ज जो है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा जो E वेक्टर बचेगा वो बचेगा K Q अपॉन R स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ सोर्स चार्ज पर निर्भर कर रहा है। जिस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उससे कितनी डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये याद रखना है हमें, समझ में आया। तो जैसे जैसे हम चार्ज से दूर होते चले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर हम ग्राफ बनाएं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा डिस्टेंस है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कैसा होता जा रहा है,
कम होता जा रहा है, सही है, और एक समय पे जाके 0 हो जाएगा। तो इसकी जो रेंज है वो हम कितनी मानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर चार्ज की कहाँ है रेंज, इन्फिनिटी हम मानते हैं, पर इन्फिनिटी पर जाते जाते वो कैसी हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कैसे निकालें, जैसे हमने कहा एक पॉइंट चार्ज यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, ओरिजिन पे, और यहाँ से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। इस Q चार्ज की जो ओरिजिन पे रखा हुआ Q चार्ज है, इसकी वजह से हमें P पॉइंट पर कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने सीधा यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ली और इसको ही हमने सीधा सीधा इसका पोजीशन वेक्टर माना P पॉइंट का, तो इसे हमने नाम दे दिया R वेक्टर। क्या नाम दिया, R वेक्टर। सो R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट O। यहाँ से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट द पॉइंट P, तो मुझे दो चीज़ चाहिए, बिकॉज एज वी कैन सी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। So the value of magnitude is E vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q over R square। इसे E वेक्टर लिखा है, बेसिकली ये क्या है, सिर्फ मोड E है। मोड E मतलब ओनली मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये वैल्यू इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू बता रही है, डायरेक्शन नहीं बता रही, सही है। तो डायरेक्शन के लिए हमने कहा कि यही R है, इसी को डायरेक्शन को हमने क्या नाम दे दिया, R कैप। क्या नाम दे दिया, R कैप। तो अगर मैं E वेक्टर लिखता हूं तो इसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, R कैप, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हमें पता कहाँ से आया, यहाँ से आया ये, और डायरेक्शन R कैप। R कैप कौन सी डायरेक्शन, ये वाली, तो इधर बना, सही है। अच्छा, अब अगर हम कहते हैं R कैप की वैल्यू निकालें, तो हमें पता है R वेक्टर होता है R मोड ऑफ R और R कैप। ये हमने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। जो कैप वेक्टर है, जिसे यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं, इट ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। सो द वैल्यू ऑफ R कैप will be equal to mod of R upon R vector। ऑलराइट, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारा E वेक्टर, ये हम पढ़ रहे हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्मेशन में निकाल रहा है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, और R कैप को हम लिख सकते हैं मोड ऑफ R अपॉन R। R वेक्टर लिख लो, R लिख लो, एक ही बात है। तो E वेक्टर इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मोड ऑफ R अपॉन R की क्यूब। तो ये हमारे वेक्टर फॉर्म, इसे बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसे वेक्टर फॉर्म बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इफ देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, सही है, इफ देयर आर more than one number of charges present in a space, then the value of electric field due to all of those charges will be equal to the vector sum of the electric field created by the individual charges। ठीक है, जो फील्ड अलग अलग इंडिविजुअल चार्ज बना रहा है, उस सब किसी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उन चार्जेस की वजह से, सबका अलग अलग फील्ड निकालो, उसको वेक्टर सम कर दो, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। सेम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही इसका नाम है, इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही बोलते हैं, समझ में। जहाँ आपके पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, देखो फिजिक्स में हमने लास्ट ईयर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ा था, उस वक्त हमें इतना इसे डीपली में नहीं लेके गए, या हम उस वक्त इतना समझते नहीं है। बच्चे ये सोचते हैं कि वेक्टर का मतलब क्या है, सिर्फ आई कैप, जे कैप, के कैप, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है। वेक्टर का मतलब ये है कि फिजिक्स में जब कैलकुलेशन होगी,
अगर आप डील कर रहे हो किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ तो उसमें नॉर्मल अलजेब्रा यूज ही नहीं होता है। समझ में आया? नॉर्मल अलजेब्रा यूज नहीं होगा, उसके अंदर क्या यूज होगा? वेक्टर अलजेब्रा यूज होगा। इसीलिए जहां नंबर ऑफ फोर्सेस थे, भाई कहीं 4 न्यूटन लगा, किसी के बाद 5 न्यूटन लग रहा था ना कल, हम सीधा 9 न्यूटन नहीं लिख सकते उसको, हमें देखना पड़ेगा एंगल कितना है बीच में, डायरेक्शन क्या है, उसके हिसाब से ही तो जोड़ेंगे। तो यहाँ वेक्टर काम आता है। तो सेकंड फिजिक्स यानी, और सेकंड का फिजिक्स का मतलब सॉरी जो तुम्हारी हायर सेकेंडरी है 12th क्लास, इसमें जो फिजिक्स है आपकी पूरा वेक्टर ही वेक्टर यूज होने वाला है, क्योंकि सारी क्वांटिटी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हो सारी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसमें सिंपल जोड़ना घटाना नहीं होगा, यहाँ 2 + 2 4 नहीं होगा, ये मान लो आप। यहाँ 2 + 2 करने के लिए बीच में एंगल भी देखा जाएगा। समझ में आ गया? तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ अगर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, यहीं ले लेते हैं, इसी इसमें ले लेते हैं चित्र में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहाँ 3 नंबर चार्ज रखे हैं। ठीक है, इन तीनों की वजह से ओरिजिन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालें? तो हमने कहा ये Q1 है, तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर हमने कितना माना? R1। ये हमारा Q2 है, तो यहाँ का पोजीशन वेक्टर हमने क्या माना? R2 वेक्टर। और ये इसको हमने Qn बोल दिया। क्या बोला? Qn। इसको हमने पोजीशन वेक्टर माना Rn। तो इन तीनों की वजह से हमें O पॉइंट यानी ये ओरिजिन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा? तो सेम सबसे पहले इंडिविजुअल अलग अलग निकाल लेंगे। तो हमने कहा Q1 की वजह से E1 बना, डायरेक्शन क्या है? इस डायरेक्शन की बाहर की तरफ है, अंदर की तरफ है, इसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से Q1 की वजह से E1 इधर बना, Q2 की वजह से E2 इधर बना, और Q3 की वजह से EN QN इधर बना। ठीक है, इनके बीच में कोई एंगल है, सपोज करो Q1 E1 और E2 के बीच में θ1 एंगल है, और फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसके और EN के बीच में देख लेंगे एंगल कितना है, वो बात की बात है। तो सबसे पहले हम निकालें E1 कितना है? 1/4πε0 Q1/R1 का स्क्वायर। E2 1/4πε0 Q2/R2 का स्क्वायर। En 1/4πε0 Qn/Rn का होल Rn स्क्वायर। तो नेट जब निकालेंगे ई नेट, तो इसका वेक्टर सम है। देखो जिसके ऊपर वेक्टर लगता जा रहा है, अगर मैं लिखूँ ना E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस En वेक्टर, अगर ये साइन लग रहा है इसका मतलब सिंपल सम नहीं हो रहा भैया, इसका मतलब वेक्टर सम हो रहा है। और वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या है? जैसे ये दो वेक्टर हैं E1 E2, बीच में एंगल कितना? θ1 मान लो या θ मान लो, तो ये ई नेट जो होगा या E12 जो होगा वो होगा अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos θ। समझ में आ गया? ऐसे नेट निकलेगा। क्लियर है? चलो, तो ये तो था तुम्हारा सारा इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका वेक्टर फॉर्मेशन के बारे में और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल आप देख रहे हो ये रिजल्टेंट इनका जो मतलब होगा नेट होगा, वो इन सबका वेक्टर सम होगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस प्रिंसिपल का वही नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, चलो शांत हो जाओ। देखो हम बात करें कि हमने यहाँ एक पॉइंट चार्ज रखा और इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर बन रहा है उसकी कुछ वैल्यू है, और डायरेक्शन हमने कहा डायरेक्शन है ये। तो हम यहाँ डायरेक्शन कैसे मेंशन कर रहे हैं, है ना? डायरेक्शन इस पॉइंट पर ऐसी क्यों है, इधर भी तो हो सकती है, सही है? तो इसके लिए भी कुछ नियम है भाई। मैग्नीट्यूड हमें पता है, मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, इस दरवाजे को बंद कर दो जरा।
बस हो गया, ठीक है, सही है। मैग्नीट्यूड तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे, कितना होता है मैग्नीट्यूड, हमने कहा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R, ठीक है। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है इस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर, इसकी डायरेक्शन इधर लेनी है या इधर लेनी है, ये किस बात पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो इसके दो चीज़ें हैं, यहाँ पर डायरेक्शन के लिए अलग नियम है, उसके लिए हमें पढ़नी पड़ेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब उसके लिए यहाँ पर कुछ नियम सुन लो, देखो जो भी हमारा चार्ज है या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। पॉजिटिव से जो फील्ड निकलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो जो लाइन निकल रही है वो निकलेंगी रेडियली आउटवर्ड। और रेडियली आउटवर्ड का मतलब ये है कि सेंटर से स्ट्रेट लाइन बाहर जाएगी, यानी सरफेस पर कैसा बनाएगा 90 डिग्री, सही है। कभी भी ये ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है लाइन ऐसे जा रही है निकल के, ऐसा नहीं निकलती है लाइन, समझ में आया। कैसे निकलेगी, सीधी स्ट्रेट बाहर की तरफ, समझे। अगर ऐसे बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, गलत, ओके, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव पर कैसी होंगी, रेडियली इनवर्ड। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फील्ड लाइन कैसी होंगी, तो अगर यहाँ रखा हुआ Q चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड बनेगा बाहर की तरफ, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड बनेगा अंदर की तरफ। पहला तो ये पता चल गया, सही है। यहीं से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, पर इससे एक चीज़ समझो, जैसे हमने एक 3 चार्ज सिस्टम के बारे में बात करी कि एक ट्रायंगल है, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर Q चार्ज रखा है, यहाँ -Q रखा है और यहाँ पर फिर -Q रखा है, ठीक है। और इस जो इसके वर्टिसेस हैं उसके नाम है A, B, C। अब हमसे पूछा गया कि B पॉइंट पर ये जो Q चार्ज रखा है इस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रहा है, ठीक है। तो हमने फील्ड देखा, तो देखो इस चार्ज की वजह से जो फील्ड बन रहा है इस पॉइंट पर वो किधर बन रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ बनेगा, सही है। और क्योंकि ये सेंट्रल सिस्टम है तो रेडियली इनवर्ड होगा, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है इस पर क्या है, अंदर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पर भी जो चार्ज रखा है उस पर कैसा है, अंदर की तरफ आएगा, क्योंकि नेगेटिव पर हमने क्या देखा है, फील्ड अंदर की तरफ रहता है। तो E1 भी हमारा अंदर की तरफ इधर है और E2 भी हमारा अंदर की तरफ है। इनके बीच में एंगल थीटा, तो दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो बीच में आ जाएगा, क्लियर है, 30 डिग्री, सही है, क्लियर। अच्छा, अगर हम इस पॉइंट पर की बात करें, इस पॉइंट की, कि A पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरह से होगा कि ये पॉजिटिव Q की वजह से जो फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, आउटवर्ड, सही है। और इसकी वजह से कैसा बनेगा, इनवर्ड, ठीक है, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बना इधर E1, और ये E2 यहाँ ना जाके इसकी वजह से किधर बनेगा, इधर, समझ में आया। तो ये जो एंगल हो गया कितना हो गया, 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट किधर से जाएगा, 60 डिग्री से, समझ में आया, ठीक है भाई। पॉजिटिव बाहर की तरफ, तो ये डायरेक्शन किधर निकल गई, इधर, और E2 किधर बनेगा, अंदर की तरफ, नेगेटिव पर, तो रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, 20 से, क्लियर है। तो इस तरह से हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन हमें पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव पर अंदर लेनी है, ठीक है। यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। तो बेसिकली इनकी डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉइंट चार्ज के चारों तरफ वो लाइंस हैं जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताती हैं। समझ में आया क्या क्या बता रही हैं।
एक तो बताती हैं डायरेक्शन, दूसरा बताती हैं मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हमें पता है कि डायरेक्शन तो बता रही है, जैसे अगर हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो जिधर एरो जा रहा है ये राइट साइड में जा रहा है और ये लेफ्ट है, तो डायरेक्शन क्या हो गई, लेफ्ट टू राइट, सही है। और इसे लेफ्ट राइट से ना डिनोट करके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन तो पता चल गई कि फील्ड लाइन डायरेक्शन बता देगी। मैग्नीट्यूड कैसे बताएगी, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं उतनी ही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की भी होती है। समझ में आया? किसी पॉइंट पर फील्ड लाइन कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, किसी पॉइंट पर ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आया? तो ये होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इमेजिनरी लाइन्स हैं, सही है। इसको हम वैसे नहीं देख सकते, जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को हम देख सकते हैं ना, कैसे देख सकते हैं, आयरन फिलिंग्स की मदद से। इसका अभी तक ऐसा कुछ नहीं है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करना, ठीक है। पर फिजिकल इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, फील्ड लाइंस का नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम इमेजिनरी मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है कि नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हमें देखा जा सकता है, ठीक। इवन ये जो हमारे मोबाइल्स वगैरह जो भी काम कर रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर ही चल रहे हैं। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं, जिनमें से 2 प्रॉपर्टी तो आपकी यही हैं जो ऊपर लिखी हैं। क्या कि पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव पर रेडियली इनवर्ड होती है। 2 प्रॉपर्टी तो ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो ये होगी कि कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आया? हाँ, क्यों नहीं कर सकती, तो इसका यह मतलब समझो। देखो चलो सबसे पहले थर्ड को लिखते हैं। द नंबर डेंसिटी of electric field lines gives the value of electric field at that point. सही है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो वैल्यू है, किसी पॉइंट पर जो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, उस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देती हैं। सही है। जैसे देखो हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइन निकल रही हैं बाहर की तरफ। तीन नहीं है भाई, कौन कह रहा 3 है? देखो जैसे जैसे ये यहाँ चार्ज रखा है, अगर नेगेटिव बनाता तो अंदर की तरफ बना देता, ये पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं, सपोज करो इसको मैं बाहर ले जा रहा हूँ यहाँ से, तो स्प्रेड कर रही है लाइनें। अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल खींच दिया इतना बड़ा, तो इसमें कितनी लाइन आ रही हैं? 4। सही है, 1 2 3 4। अगर इतना ही बड़ा सर्कल अगर मैं यहाँ खींच रहा हूँ तो कितनी लाइन आ रही है? 1। तो जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं नंबर डेंसिटी कम हो रही है। नंबर डेंसिटी क्या बताती है? नंबर डेंसिटी बताती है किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन अपॉन यूनिट एरिया, अपॉन एरिया, ठीक है। तो जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमने देखा फील्ड लाइन फैलती जा रही है, यूनिट एरिया में कम रह गई फील्ड लाइन, तो यहाँ पर फील्ड कैसा हो गया? कम। यहाँ फील्ड कैसा है? ज़्यादा।
सही है। तो यही ये बोल रहा है कि जितनी ज़्यादा नंबर डेंसिटी होगी वैल्यू हमें उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, यानी कि मोर डेंसिटी मोर इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरा, चौथा पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उस फील्ड लाइन के किसी पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो वो टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। सही है, तो क्या लिखें, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on electric field line give the direction of electric field at that point। ठीक है, कैसे, इसको जरा ध्यान से सुनना। ना, क्लोज लूप नहीं बनाती, स्ट्रेट निकलेंगे। अगर सिंगल चार्ज है तो स्ट्रेट निकलेगी। अब ध्यान से देखना, सपोज करो मैंने यहाँ रखा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ रख दिया मैंने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। सही है, तो ये निकलेगी कैसे, यहाँ पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे जाके ख़त्म। अब ये निकली, यहाँ से ये निकला। ठीक है, देखो निकलेगी रेडियली आउटवर्ड ही, यहाँ से कभी इसको ऐसे मत बना देना, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये रेडियली आउटवर्ड नहीं निकली। तो निकलेगा कैसे, क्या याद रखना है, कैसे निकलेगा, रेडियली आउटवर्ड निकलेगी। ठीक है, और रेडियली इनवर्ड ही एंटर करेगी। इस तरह से ऐसे ही यहाँ पे भी रेडियली आउटवर्ड निकलेगी और रेडियली इनवर्ड ही एंटर करेगी। ठीक है, तो फिर यहाँ से कैसे जाएगी, यहाँ से स्मूथ कर्व बनाना, इस तरह से इस चीज़ को हमें स्मूथली ऐसे जॉइंट कर देना है। समझ गए, सडन इस तरह से नहीं मोड़ देना, कभी ऐसे मोड़ दो, ऐसा पॉइंट मोड़ नहीं आएगा इसमें कभी। सही है, कैसे बनाती, ये भी एक प्रॉपर्टी है, ऑलवेज मेक स्मूथ कर्व। ठीक है, इसको यहां से जैसे जोड़ दो, ठीक है, तो इस तरह से ये बना। ठीक, यहां से बाहर, यहां से अंदर। जैसे मैग्नेट वाली बनती है ना, इस तरह से बन गई। ये जो देखो डायरेक्शन है, ये कैसे आएगी, इधर ही आएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव बनानी है, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव पर अंदर। बन गई, इस तरह से फील्ड लाइन बनेंगी अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आमने सामने है। ठीक है, हमारा जो टर्म थी अगली प्रॉपर्टी वो ये करेगी, टेंजेंट ड्रॉ करूं किसी पॉइंट पर तो वो मुझे किसकी वैल्यू देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। सही है, तो ध्यान से देखो। अब एक बात बताओ, मैंने आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया कि ये पॉइंट है जी मेरे पास, तो ठीक है, या इसको फील्ड लाइन पर रख देता हूँ, यहाँ रख देता हूँ कि ये पॉइंट है P। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्शन की। तो अभी मैंने पीछे देखा था कि डायरेक्शन निकालते हैं तो इस चार्ज की वजह से निकालना पड़ेगा, इस चार्ज की वजह से, और फिर उसको जोड़ना पड़ेगा वेक्टर से। ऐसे ही तो निकल रहा था। लेकिन अगर हमारे पास फील्ड लाइन है तो हमें बस करना क्या है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच देना है। टेंजेंट तो समझते हो, जो टच करके जाए। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई हमें, ये रही। ठीक है, अगर मुझे ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। ठीक है, अगर मुझे ये पॉइंट दिया गया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मुझे सिर्फ उस पॉइंट पर क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। टेंजेंट तो समझते हो, तो टच करके जाए। ठीक है, हाँ, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ तो वो उस पॉइंट पर मुझे किसकी वैल्यू दे रहा है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की। समझ में आ गया? ओके, अब एक पॉइंट और देख लो, 5वां पॉइंट, बाकी कल पढ़ेंगे फिर, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या कह रहा है? 5वां पॉइंट कहता है दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। सही है? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों नहीं करेंगी? सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाने जा रही हैं और हमने कहा मैंने एक चार्ज और रख दिया पॉजिटिव यहाँ पे। अब तुम कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज भी तो यहाँ से अपनी फील्ड लाइन निकालेगा, और पॉजिटिव फील्ड लाइन जब यहाँ से निकलेंगी तो कहीं ऐसा ना हो वो इसको काट दे। तो नहीं काटेगी। सही है? क्यों नहीं काटेगी? सपोज करो ये लाइन आई और इस लाइन ने इसको यहाँ से काट दिया। जब इस पॉइंट पर काटा तो यहाँ पर हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं। एक टेंजेंट में ये इधर को खींच सकता हूँ, एक टेंजेंट में इधर को खींच सकता हूँ। दो टेंजेंट का मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो गई फील्ड की, और ऐसा हो नहीं सकता। सही है? ये फील्ड की डायरेक्शन तो बता ही रही है, साथ साथ फोर्स की भी डायरेक्शन बता रही है। जिस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखूँ उसी डायरेक्शन में उस चार्ज पर क्या लगेगा? फोर्स। अगर इस पॉइंट पे मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज ला के रख दूँ तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो चार्ज? इधर। तो ये मुझे फोर्स की डायरेक्शन भी बताता है। सही है? तो यहाँ आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन भी लिख सकते हो। अब सपोज करो मैंने वो पॉइंट चार्ज को इसकी जगह यहाँ लगा के रख दिया जहाँ पे कटी है, तो यहाँ पे तो दो डायरेक्शन आ रही हैं। इसका मतलब एक जगह पे फोर्स की दो डायरेक्शन हो सकती है क्या कभी? है? सही है? मैंने किसी को घूंसा मारा तो ऐसा होगा कि वो दोनों तरफ भाग रहा है? कोई एक ही तो डायरेक्शन होगी। समझ में आया? तो इसीलिए एक जगह पे फोर्स की कभी भी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती एक ही टाइम में, इसीलिए दो फील्ड लाइन भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं, इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती। ठीक है? तो ये इसका रीज़न है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इट गिव्स द टू डायरेक्शन एट अ सिंगल पॉइंट एट द सेम टाइम। सही है? तो ये क्या है? इम्पॉसिबल है। ठीक है? तो ये तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाकी चलो बंद कर दिए इसको।